नमस्कार। आज की बात की शुरुआत करते हैं एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर से। लखनऊ में मौजूद हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने ये बड़ी खबर दी है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के नए चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के विवाद को सुलझाने के लिए, रास्ता निकालने के लिए झगड़े के दोनों पक्षों को, जो मेन पक्ष है, उन्हें लखनऊ बुलाया है। योगी आदित्यनाथ दोनों पक्षों से बात करेंगे। चीफ मिनिस्टर का मैसेज इन दो मेन पार्टियों तक पहुंच चुका है। दोनों पक्ष योगी से बातचीत करने के लिए लखनऊ जाने को सहमत हैं। हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय का कहना है कि योगी आदित्यनाथ का मैसेज महंत धर्मदास के पास आया। महंत धर्मदास ने बातचीत की सहमति दे दी। इसके बाद वो खुद योगी आदित्यनाथ का पैगाम लेकर अयोध्या विवाद में दूसरे मेन पक्षकार हाजी महबूब के पास गए। हाजी महबूब ने भी लखनऊ जाकर चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ से बात करने के लिए रजामंदी दे दी है। अब महंत धर्मदास और हाजी महबूब लखनऊ जाएंगे, चीफ मिनिस्टर से बात करेंगे। इस मीटिंग से बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। आपको बता दें कि आखिर धर्मदास और हाजी महबूब का इस केस से क्या संबंध है। असल में राम मंदिर के मुद्दे पर 1949 में 1949 में पहली बार जो एफआईआर दर्ज हुई थी, उसमें बाबा अभिराम दास के नाम के आरोपी के तौर पर थे। इल्जाम यह था कि बाबा अभिराम ने विवादित जगह पर भगवान राम की मूर्ति रख दी। इसके बाद मामला फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास गया। डीएम को तय करना था कि विवादित जमीन पर हक किसका है। इसमें हिंदुओं की तरफ से बाबा अभिराम दास ने पैरवी की और मुसलमानों की तरफ से हाजी फेंकू ने। मतलब ओरिजिनल केस बाबा अभिराम दास और हाजी फेंकू के बीच था। महंत धर्मदास बाबा अभिराम दास के शिष्य हैं और हाजी महबूब हाजी फेंकू के बेटे हैं। इस मामले में ये दोनों मूल पक्षकार हैं, मेन पार्टियां हैं। बाकी पार्टियां बाद में सिविल सूट के जरिए जुड़ी। क्योंकि ये मूल पक्षकार हैं, इसलिए योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले इन दोनों से बातचीत की पहल की है। आपको महंत धर्मदास की बात सुनवाते हैं, जो आज ही राम मंदिर के मुद्दे पर दूसरे मुस्लिम पक्षकार हाजी महबूब के पास योगी आदित्यनाथ का न्योता लेकर गए थे। अभिषेक से एक्सक्लूसिव बातचीत में महंत धर्मदास ने कहा कि हाजी महबूब भी चीफ मिनिस्टर से मुलाकात को तैयार हैं। अब सिर्फ चीफ मिनिस्टर ऑफिस को बताना है कि दोनों पक्ष कब लखनऊ आए। मान जी, ये बताइए कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जो विवाद चल रहा है, उसके सुप्रीम कोर्ट ने राय दी कि उसका समाधान होना चाहिए। आप लोग उसके लिए बातचीत भी कर रहे हैं। हमारी जानकारी यह है कि आप हाजी महबूब, जो इसके मुस्लिम पक्षकार हैं, उनसे मिलने के लिए गए थे। क्या रास्ता निकल रहा है अभी तक? अभी तक रास्ता हनुमान जी की कृपा से बहुत बढ़िया निकल रहा है। हाँ, ये कार्य अवश्य हनुमान जी करेंगे। हाजी महबूब से आप मिलने के लिए गए थे, आज आपकी उनकी मुलाकात हुई है। आज उसमें क्या निचोड़ निकला? हम निचोड़ नहीं निकला। देखो, इकुल बताया नहीं जाता है। हमारा निचोड़ बताया नहीं जाता, दिखाया जाता है कि नहीं? हम लोग कार्य पर विश्वास करते हैं, बताने पर विश्वास नहीं करते। आपकी और जो हाजी महबूब की जो बातचीत हुई है, जो बातचीत आप लोग कर रहे हैं, इस बातचीत का स्ट्रक्चर क्या होगा? आपकी और उनकी बातचीत हो रही है, इसके बाद इस बातचीत को कहाँ ले जाएंगे आप लोग? हम इस बात को केवल सुप्रीम कोर्ट में बताएंगे कि क्या करेंगे, है कि नहीं? तो योगी आदित्यनाथ से मिलने भी जाएंगे आप और हाजी महबूब इस मामले के सिलसिले में? हाँ। कब तक जाने का? जब वहाँ से मौका मिल जाएगा, जब वहाँ से पता लूंगा कि खाली बता देना है कि हम लोग आ रहे हैं, बस। आपने हाजी महबूब से ये कहा कि योगी जी मिलना चाहते हैं, आपको ये संदेश उन तक पहुंचाया और आप दोनों मिलेंगे योगी जी से। हाँ, ये बात सत्य है, पूरा सत्य। हम लोगों के कल के अगर टाइम दे देते हैं, अभी जाते हैं, फोन से उनका फोन नंबर कांटेक्ट कोई मिल जाए, चाहे उनका पीए हुए के, तो हम बता देंगे उनका पीए से। आप लोग मिलने को तैयार? हाँ, नहीं, मिलने जा रहे हैं, आ रहे हैं। अब कहीं टाइम से गेट खुला रहे। इसके बाद अभिषेक उपाध्याय हाजी महबूब के पास पहुंचे। हाजी महबूब ने माना कि महंत धर्मदास उनके पास चीफ मिनिस्टर का मैसेज लेकर आए थे, वो लखनऊ जाएंगे, योगी आदित्यनाथ से बात करेंगे, कोई रास्ता निकल जाए तो बहुत अच्छा। हाजी महबूब ने कहा कि इस मामले में ज़फ़र-ए-आब जिलानी की बातों को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि ज़फ़र-ए-आब जिलानी सिर्फ वकील है। महंत धर्मदास से क्या बात हुई आपकी इस बार? धर्मदास से मेरी बात हुई कि उन्होंने कहा कि मैंने और उससे कहा कि दोनों पक्ष मिलके इसको काम किया जाए। हमने कहा कोई बात नहीं, आप कीजिए, हम तैयार हैं आपके साथ। बस यही बात हुई और ज़्यादा भी हमारी उनकी बात नहीं हुई। आज मिलने आए थे आपसे? आज भी मिलने आए थे मेरे पास, मेरे से बात हुई और वो कुछ उन्होंने क्या कि
मुख्यमंत्री जी से हमें आपको मिलना, वो चाहते आपसे मिलना, हमने कहा कोई बात नहीं। योगी जी आपसे मिलना चाहते हैं, ये धर्मदास जी ने आपसे कहा? हाँ जी, आप मिल लीजिए। तो हमने कोई बात नहीं, हमें मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं हमारे यूपी के, तो मिलने में हमें कोई इतराज नहीं है, बस इतनी बात। इसी सिलसिले मिलना चाहते हैं कि विवाद को सुलझाने के इसी मसले में और क्या होगा, और मुझसे कौन किससे मिलेगा इसी बारे में। आपको लगता है अगर योगी जी एक पहल करते हैं जैसे कि धर्मदास जी ने आपसे कहा, तो वो कुछ रास्ते पे जाती है? अब ये तो मैं बात करके ही बता सकता हूँ क्या किस लिए उन्होंने बात करना चाहते, क्या बात करना चाहते हैं, तब मैं बताऊंगा। आप इच्छुक हैं योगी जी से बात करने से? कोई बात नहीं, हमें कोई दम नहीं। अगर वो हमारे हैं भाई, यूपी का चीफ मिनिस्टर है, अगर बुला रहा बात करना चाहता है तो हमें कोई इतराज नहीं। अब जिलानी साहब उनका क्या? देखिए, जफर साहब जिलानी हमारे वकील हैं, हमारे बड़े हैं। अब वो सोचेंगे, वो क्या सोचते हम नहीं कहते, लेकिन अगर मैंने उनसे साफ कह दिया, अगर वो मस्जिद की जगह छोड़ के अगर मंदिर बनाते तो हमें क्या इतराज है, मैंने उनसे भी कह दिया है। और उन्होंने कहा कि आपने उनसे बोला है? हाँ, उनका क्या रुख था इस पर? कुछ नहीं बोले। फिर उन्होंने कहा कि आप सुना प्रधानमंत्री जी से वो बुलाएंगे तो आप जाएंगे। हमने कहा मैं क्या होता है, वो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अगर बुलाता तो मैं जाऊंगा। अयोध्या से अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ हैं। अभिषेक, जो आदित्यनाथ की पहल है, इसके बाद ये माना जाए कि ये दोनों पार्टियां, जो दोनों मेन पार्टियां हैं, उनसे खुले मन से बात करने को तैयार हैं? रजत जी, सबसे अहम बात यह है कि योगी आदित्यनाथ की इस पहल के बाद ये दोनों ही जो पार्टियां हैं वो बातचीत करने पर सहमति न सिर्फ हुई है बल्कि बातचीत की भी है। आज दोपहर की बात है, महंत धर्मदास को थोड़ा सा परिचय दे दूं। बाबा अभिराम दास, 1949 को जो एफआईआर हुई थी रजत जी, 22 और 23 दिसंबर की दरमियानी रात को जब विवादित परिसर में रामलला की मूर्तियां स्थापित की गई थी, उस एफआईआर में बाबा अभिराम दास का नाम था। और बाबा अभिराम दास के बाद महंत धर्मदास ही उनके उत्तराधिकारी के तौर पर इस मामले के पक्षकार हैं। वो और दूसरे हाजी महबूब का परिचय में दे दूं, जो हाजी फेकू, पहली एफआईआर 1949 के बाद जब ये मामला फैजाबाद के डीएम की अदालत में आया तो वहां पर हाजी फेकू मुसलमानों की ओर से पक्षकार थे, उनके बेटे हाजी महबूब। तो ये दोनों ही जो हैं ये मूल पक्षकारों से जुड़े हुए हैं और दोनों ही इस मामले में वर्तमान में पक्षकार हैं। इन दोनों की आज दोपहर में मुलाकात हुई है। मुलाकात में इस बात पर सहमति हुई है कि ये दोनों लोग योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे और योगी आदित्यनाथ ने जो संदेश भिजवाया है इनको मंजूर है। ये खुद चाहते हैं कि बातचीत हो और उस बातचीत में अगर योगी आदित्यनाथ रहते हैं, अगर वो इस मामले को सुलझाने को फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हो तो ये और ज्यादा आसान हो जाएगा। और फिलहाल की अभी तक की जो ताजा खबर यही है रजत जी कि इन दोनों ही पक्षकारों ने योगी आदित्यनाथ के इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया है। अभिषेक, आप नजर बनाए रखिए, ये बातचीत किसी दौर में पहुंचेगी, रास्ता निकलेगा, अच्छी बात होगी। हम आपके साथ लगातार संपर्क में रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अयोध्या में मौजूद अभिषेक उपाध्याय हमारे संवाददाता। अच्छी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ ने बिना किसी शोर शराबे के सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर काम करना शुरू कर दिया। जो मूल पक्षकार है बातचीत टेबल पाने को राजी हो गए। लखनऊ आकर योगी से बात करेंगे, बात होगी तो रास्ता भी निकलेगा और अगर योगी ये कर पाए तो उनके लिए बड़ी उपलब्धि होगी। अयोध्या में पर्दे के पीछे काम चल रहा है, लेकिन लखनऊ में योगी आदित्यनाथ फ्रंट पर है। यूपी के नए मुख्यमंत्री ने अब पिछली सरकार के प्रोजेक्ट्स को रिव्यू करना भी शुरू कर दिया है। आज योगी आदित्यनाथ गोमती नदी के किनारे बने रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट का मुआयना करने पहुंच गए। ये प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश की पिछली अखिलेश सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। आज योगी ने इस मामले में अफसरों की क्लास ली। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट 2 गुने से ज्यादा, डबल कैसे हो गई, एस्टिमेट से ज्यादा पैसे खर्च हो गए, फिर भी काम पूरा क्यों नहीं हुआ। गोमती नदी अब भी नाले की तरह है, तो फिर पैसा कहां गया। योगी ने कहा अगर प्रोजेक्ट के नाम पर अनाप शनाप पैसा खर्च होगा तो फिर इंक्वायरी भी होगी। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद कागज कलम लेकर लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट का रिव्यू किया। यह प्रोजेक्ट यूपी की पिछली अखिलेश सरकार ने शुरू किया था। आज चीफ मिनिस्टर को बाकायदा प्रोजेक्ट का नक्शा दिखाया गया। सीएम ने एक एक बात जानी। आदित्यनाथ ने अफसरों से काम की डिटेल मांगी। जैसे ही अफसरों ने कहा काम अधूरा है, जितना पैसा लगा उतना ही और लगेगा, ये सुनकर योगी नाराज हो गए। ओवर एस्टिमेट होते प्रोजेक्ट पर अफसरों को डांट लगाई, जमकर क्लास ली।
पूरा जो प्रोजेक्ट है उसकी समीक्षा हो रही है। और चाहे वो नगर निगम हो, चाहे लखनऊ विकास प्राधिकरण हो, चाहे सिंचाई विभाग हो, चाहे नगर विकास हो, सबके अधिकारी आपको दिखाई दे रहे हैं। अपनी अपनी फाइल लेके वो मुख्यमंत्री के सामने खड़े हैं। कैबिनेट के योगी कैबिनेट के करीब आधा दर्जन मंत्री भी यहाँ पर हमको दिखाई दे रहे हैं। योगी ने अफसरों के साथ करीब 40 मिनट तक बैठक की। योगी आदित्यनाथ अफसरों के जवाब से संतुष्ट नहीं दिखे। प्रोजेक्ट में लगे एक एक पैसे का हिसाब मांगा। मुख्यमंत्री ने रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के बजट पर सवाल उठाया और इसे बहुत ज्यादा बताया। अधिकारियों से नए सिरे से बजट का एस्टीमेट तैयार करने को कहा। आदित्यनाथ ने अफसरों से साफ कहा कि फिजूल खर्ची बंद कीजिए। वहां इंडिपेंडेंट एजेंसी से जांच कराई तो मुश्किल हो जाएगी। क्या निर्देश दिए गए आपको? निर्देश ये है कि इस कार्य को हम जो भी नई परियोजना जितना रिवाइज एस्टीमेट है उस हिसाब से 1 साल के अंदर पूर्ण करें। ये कहा कि कहते हैं आप फिजूल खर्चियां बंद कर दें और यदि हमको आवश्यकता फिर पड़ी तो हम इसमें कोई स्वतंत्र एजेंसी से कराएं। बजट के बाद मुख्यमंत्री ने काम की क्वालिटी देखी। योगी आदित्यनाथ ने खुद रिवर फ्रंट को चेक किया। पास गए तो पानी बदबूदार था। तुरंत सिंचाई विभाग के अफसर को तलब किया। कहा ड्रेन का पानी इसमें क्यों गिर रहा है। योगी ने निर्देश दिए कि रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट को फौरन नमामि गंगे प्रोजेक्ट से जोड़ा जाए। नाराजगी सिर्फ उतनी थी कि पानी अभी नदी में गंदा है। मेन ये था कि रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का कार्य इसीलिए था कि पानी स्वच्छ रहे इसमें, तो उसके लिए हमारे नालों को हम मतलब इंटरसेप्ट करने का हमारा प्रपोजल था। वो काम अभी चल रहा है, अभी पूर्ण नहीं हुआ है, इसलिए नालों में मतलब नदी में पानी अभी गंदा दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि यूपी की पिछली सरकार ने नवंबर 2016 में इस रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया था। प्रोजेक्ट के लिए करीब 1500 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए थे, लेकिन अब भी काम होना बाकी है। योगी आदित्यनाथ ने अफसरों से कहा कि टाइम बाउंड तरीके से प्रोजेक्ट को पूरा किया जाए। 1 हफ्ते में बताएं कि पूरे प्रोजेक्ट के लिए कितने पैसे लगेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब गोमती रिवर फ्रंट के दौरे पर पहुंचे तो इस प्रोजेक्ट की डिटेल स्टडी करके आए थे। उन्होंने अफसरों को प्रोजेक्ट की डिटेल, एस्टिमेटेड कॉस्ट, वर्क प्रोग्रेस सारी जानकारी दे दी और पूछा कि पैसा तो उम्मीद से ज़्यादा खर्च हो गया, लेकिन गया कहाँ, ये समझ नहीं आ रहा। योगी ने वहाँ मौजूद अफसरों से जो सवाल पूछे उसकी डिटेल जानना बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे सहयोगी पंकज हैं इस वक्त मेरे साथ, उनके पास डिटेल्स हैं। क्या क्या पूछा योगी आदित्यनाथ ने? जी बिल्कुल, वो डिटेल्स रजत जी हम अपने दर्शकों को दे देते हैं। रिवर फ्रंट योजना के लिए 1500 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए थे, इसमें से 1427 करोड़ रुपए खर्च हो गए। अफसरों ने कहा काम पूरा करने के लिए और 1500 करोड़ चाहिए। योगी ने कहा अचानक बजट कैसे बढ़ गया, पूरा हिसाब दीजिए। अफसरों ने पूरे प्रोजेक्ट पर खर्च होने वाली रकम का आकलन पहले क्यों नहीं किया। यह पूरा प्रोजेक्ट मई 2017 में पूरा होना था, लेकिन अभी तक सिर्फ 60% काम पूरा हुआ। प्रोजेक्ट की स्लो रफ्तार पर भी योगी ने सवाल किए। इसके अलावा सीएम ने पूछा जब रिवर फ्रंट का मकसद पानी को साफ रखना है और गंदे पानी को रोकना है तो फिर गंदा पानी क्यों गिरता है। नाले का पानी रोकने के लिए सेप्टिक ड्रेन अभी तक अधूरे क्यों हैं। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने पूछा नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की सख्ती के बाद गंदे नालों को नदी में गिरने से रोकने के लिए संजीदगी से काम क्यों नहीं किया गया। एक और सवाल कि मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट बनाने के तरीके पर सवाल उठाए। पूछा रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट को ठेकेदारों के हवाले क्यों छोड़ा, पूरी निगरानी क्यों नहीं हुई। सवाल तो काफी कड़वे और सटीक पूछे उन्होंने। इलेक्शन के दौरान अखिलेश यादव ने, आपको याद होगा, लखनऊ में गोमती रिवर के फ्रंट का जिक्र बार बार किया था, अपनी उपलब्धि बताई थी। गांधीनगर में साबरमती रिवर फ्रंट को नरेंद्र मोदी ने इसी तरह से डेवलप किया था। अब यह टूरिस्ट स्पॉट है, साफ सुथरा है। अखिलेश ने शायद आइडिया वहीं से उठाया। काम अच्छा था लेकिन पूरा नहीं हो पाया। प्रोजेक्ट अब तक पूरा हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। पहले जो कॉस्ट तय की गई थी उससे ज़्यादा खर्च हो चुका और अब पैसे की और मांग की जा रही है। बड़ी बात है कि योगी इस प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल लेकर आए थे। अधिकारी कुछ बताते इससे पहले खुद ही उन्होंने बताना शुरू कर दिया, अफसरों से जवाब मांगा। स्टाइल अच्छा है। अब अफसर भी समझ गए होंगे चीफ मिनिस्टर अगर भगवे कपड़े पहनने वाला सन्यासी है तो ज्ञानी भी है, फैक्ट्स और फिगर्स भी जानता है, इसलिए उन्हें गोलमाल जवाब देकर नहीं बचा जा सकता। योगी के काम करने के स्टाइल की चर्चा दिल्ली में भी है। उत्तर प्रदेश में चल रहे इलीगल स्लॉटर हाउसेस को सील किया जा रहा है। इस पर आज पार्लियामेंट में राजनीति हुई। प्रशासन की इस मुहिम में मुसलमानों के खिलाफ खड़े होने की बात की गई। हालांकि केंद्र सरकार और यूपी सरकार दोनों ने आज फिर क्लैरिफाई किया कि सिर्फ उन स्लॉटर हाउसेस पर एक्शन हो रहा है जो इलीगल तरीके से ऑपरेट किए जा रहे थे, बिना लाइसेंस के चल रहे थे। लखनऊ में यूपी के हेल्थ मिनिस्टर सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि
उनके जिनके पास लाइसेंस है उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। मिनिस्टर ने अफसरों को भी हिदायत दी, डरा धमकाकर कोई दुकान बंद न कराई जाए। ये जो कार्रवाई है वो अवैध बुचर खानों के ऊपर ही है। अवैध, जिनके पास लाइसेंस है उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। लाइसेंस का उन्हें पालन करना आवश्यक है, जो कि पिछले 2 साल से केंद्र व्यवस्था के तहत एनजीटी ने आपको कहा हुआ है, समय आपको पर्याप्त मिला था। तो साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि अति उत्साहित जो अधिकारी हैं वो भी अपने विवेक का इस्तेमाल करें। ये किसी के विरुद्ध कार्रवाई नहीं है, एक व्यवस्था ठीक से चले उसको हम सुचारू रूप से चलवाना चाहते हैं। इलीगल स्लॉटर हाउसेस बंद होने से कई नेता भी परेशान हो गए हैं। रामपुर में अवैध बूचड़खानों पर एक्शन हुआ। आजम खान ने नया दाव चला। उन्होंने कहा सिर्फ बड़े जानवरों की हत्या पर रोक क्यों लगाई जाए, बेहतर होगा सरकार छोटे जानवरों के मीट पर भी बैन लगा दे। लीगल और इलीगल क्या होते हैं कि सारे बूचड़खाने बंद होना चाहिए और किसी भी तरह का जानवर नहीं काटा जाना चाहिए, क्योंकि अहिंसा परमो धर्मा का देश है। हमारे यहाँ जैन भाई भी रहते हैं जो कीटाणु भी अपनी नाक के अंदर नहीं जाने देना चाहते, तो मुर्गा भी क्यों कटना चाहिए, बकरा क्यों कटना चाहिए? तो सारे बूचड़खाने बंद किए जाना चाहिए। और उलमा से भी मेरी अपील है, अपने मुस्लिम उलमा से, कि वो इस सिलसिले में गौर करें, क्योंकि कुछ जरूरी नहीं है इस्लाम में कि गोश्त खाकर ही मुसलमान रहेंगे। उलमा की तरफ से हिदायत जारी होना चाहिए। मुसलमानों से भी हमारी यही राय है कि गोश्त खाना छोड़ें। आजम खान की बात का जवाब दिया बीजेपी के एमपी साक्षी महाराज ने। साक्षी महाराज ने कहा कि मीट खाने को मना नहीं किया, लेकिन गौहत्या बर्दाश्त नहीं करेंगे। मीट कई प्रकार का होता है, खाने वाले खा सकते हैं। तब के जो मुसलमान शासक थे, मुझे लगता है आज के राजनेताओं से वो ज़्यादा समझदार थे। वो हिंदू की भावना को समझते थे, इसलिए उन्होंने गौकसी पर प्रतिबंध लगाया था। तो मीट खाने के लिए कौन मना करता है? गधे हैं, घोड़े हैं, मछली है, दुनिया का खाते रहो, पर आप गौहत्या ही करेंगे, उसी के आधार पर कत्ल खाने चलाएंगे। ये तो बहुसंख्यक हिंदू समाज के सम्मान के अपमान का एक रास्ता है, तो ये तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। असदुद्दीन ओवैसी ने एक नया एंगल दिया। उन्होंने अवैध बूचड़खानों पर एक्शन को इकोनॉमी के डाउनफॉल से जोड़ दिया। ओवैसी ने कहा कि इसका असर मीट एक्सपोर्ट पर पड़ेगा, स्टेट के रेवेन्यू पर पड़ेगा। रातों रात एक्शन ठीक नहीं है। इलीगल स्लॉटर हाउसेस को बंद करने के बजाय उन्हें परमिट दे दिया जाए। आज ही लोकसभा में एक सवाल के जवाब में गवर्नमेंट ने बताया कि हिंदुस्तान से 26,000 करोड़ का मटन बीफ एक्सपोर्ट होता है और उसमें से कम 50% जो एक्सपोर्ट यूनिट्स हैं पूरे यूपी में हैं। अब उन्हीं को बंद कर दिया जा रहा है। तो क्यों बंद कर रहे हैं? जब ये लोग हिंदुस्तान को फॉरेन एक्सचेंज प्रोवाइड कर रहे हैं तो अब उन्हीं को बंद कर दे रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि इतने बरसों से जो चल रहे हैं, तो इसमें समाजवादी पार्टी सरकार की भी गलती है कि उनको परमिशन दे देती, मगर अचानक रातों रात इनको बंद कर देना ये ठीक नहीं है। ये इकोनॉमिक इशू है और इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा उन लोगों का जो इस कारोबार में डील करते हैं। या तो गवर्नमेंट अगर इलीगल है तो उसको रेगुलाइज करें, या नहीं तो जो लीगल स्लॉटरर्स हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ा दीजिए आप। ओवैसी ने यही बात लोकसभा में कही। उन्होंने सरकार से 3 साल के मीट एक्सपोर्ट के आंकड़े मांगे। ओवैसी ने कहा कि इस बार बफेलो मीट एक्सपोर्ट में 8% से ज्यादा की गिरावट आई है। ओवैसी ये कहना चाहते थे कि यूपी में एक्शन मुसलमानों के खिलाफ है, क्योंकि इस कारोबार में ज्यादातर मुसलमान हैं। सरकार की तरफ से कॉमर्स मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ उन्हीं स्लॉटर हाउस पर एक्शन हुआ है जो इलीगल हैं, गलत तरीके से चलते हैं। ऐसे कामों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आश्चर्य की बात है कि आजम खान ओवैसी जैसे नेता गैर कानूनी तरीके से चलने वाले स्लॉटर हाउसेस की वकालत कर रहे हैं, और सिर्फ इसलिए कि उनको चलाने वाले मुस्लिम हैं। असल में आजम खान को तो इस बात का जवाब देना चाहिए कि उनकी सरकार रहते हुए गैर कानूनी स्लॉटर हाउस चलते कैसे रहे। अब ऐसे सवाल पर सियासत करना और भी गलत है।
उत्तर प्रदेश में जनता ने जो फैसला दिया है उससे साफ है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने जाति और धर्म से ऊपर उठकर वोट दिया। ये बात आजम खां को समझनी चाहिए और ओवैसी को भी। उत्तर प्रदेश में अवैध बूचड़खानों पर हो रही कार्रवाई से इस धंधे में लोग भी परेशान हैं। मीट कारोबारियों ने इस फैसले का विरोध करना शुरू कर दिया। आज लखनऊ से लेकर इलाहाबाद और गोरखपुर समेत यूपी के कई इलाकों में मीट के दुकानदार हड़ताल पर चले गए। ये वो कारोबारी हैं जो चिकन और मटन की शॉप चलाते हैं। दरअसल अवैध बूचड़खाने सील होने के बाद अब छोटी दुकानों और मार्केट तक चिकन और मटन की सप्लाई भी इफेक्ट हुई है। मीट पहुंच नहीं रहा, इसलिए दुकानदारों ने शॉप्स नहीं खोली। हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह आज लखनऊ की एक चिकन मटन मार्केट में गए, लेकिन स्ट्राइक की वजह से यहां सन्नाटा मिला। अवैध स्लॉटर हाउस पर योगी सरकार ने कार्रवाई शुरू की है और इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। लखनऊ में इस समय हम मुंशीपुलिया इलाके में मौजूद हैं, जहां पर मीट मुर्गे की दुकान है। पूरा ये बाजार है जहां पर सब चीज़ों की बिक्री अब से कुछ दिन पहले तक की जाती थी, लेकिन जब से अवैध स्लॉटर हाउसेस पर कार्रवाई शुरू हुई है, जब से इस पूरे मामले में पुलिस ने एक्शन लेना शुरू किया है, जिला प्रशासन ने एक्शन लेना शुरू किया है, लगभग 4 से 5 दिन ऐसे हो गए हैं जब यहाँ पर दुकानदारों ने एक भी पैसे की बिक्री नहीं की है। भैया ये सब बंदी हो गई, सब ना कहीं से मुर्गा मिल रहा है, कहीं से कुछ मिल रहा है, और हम लोग सब लड़के दिक्कत है, 5-6 लड़के काम भी करते हैं। भैया सब लोगों ने मीटिंग बना ली कि अगर बड़ा नहीं बिकेगा तो मुर्गा भी नहीं बिकेगा। इस वजह से सब जो है जितने मुर्गे वाले हैं सब ना माल दे रहे ना बिक रहा है। यहाँ कुछ माल नहीं मिल रहा है तो क्या करें, माल कहीं से आ नहीं रहा है, कोई माल देने के लिए तैयार नहीं है, दुकान है तो बंद है, कस्टमर लौट रहे हैं, माल ही नहीं मिल पा रहा है। कोई आप लोगों की बातचीत सरकार से किसी माध्यम से हो पाई है कि नहीं, क्योंकि आप लोग गलत काम कर नहीं रहे थे? नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई अभी। हम लोग का लाइसेंस भी है, सब कुछ है, फिर भी कोई बात नहीं। सुनने में ये आ रहा है कि लाइसेंस वाले खुलेंगे, ये होगा वो होगा, वो जो है फिर सुनने में ये आ रहा है कि इसकी यूनियन बन रही है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी तक क्या होगा। यूपीए डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने भरोसा दिलाया कि अवैध बूचड़खाने बंद होने के बाद रोजगार की जो समस्या पैदा हुई है सरकार उसको भी देखेगी। हजारों लोग बेरोजगार हैं, लेकिन रोजगार के अवसर अधिक से अधिक पैदा किए जाएंगे, लेकिन अवैध रूप से उत्तर प्रदेश में कुछ भी चलने नहीं है। ये बात किससे छिपी नहीं कि हर गली में, हर मोहल्ले में, मंदिरों के आसपास, स्कूल कॉलेजों के आसपास मीट की दुकानें खुली हैं। ज़्यादातर गैर कानूनी है। इनके चक्कर में कई बार कम्युनल टेंशन भी होती है, गंदगी फैलती है, बीमारियां फैलती हैं, वो अलग। इसलिए अब तक इलीगल मीट शॉप चलाने वाले या सरकार से लाइसेंस लें, नियम कानून के मुताबिक काम करें, वरना कोई और काम ढूंढें, क्योंकि गैर कानूनी धंधे की इजाज़त तो किसी को भी नहीं मिल सकती। अब ये पता चला कि अब झारखंड सरकार ने भी अगले 48 घंटे में राज्य में चलने वाले सारे के सारे अवैध स्लॉटर हाउसेस को बंद करने का फैसला किया है। गैर कानूनी तरीके से मीट का कारोबार करने वालों को कैसे कैसे काम करने दिखाई देते हैं, इसका एक एग्जाम्पल आज मिला मुंबई के पास ठाणे से। आप चौंक जाएंगे। ठाणे से जो तस्वीर आई हैरान करने वाली है। जहां एक कार सड़क के एक्सीडेंट का शिकार हो गई। हादसे के बाद कार में बैठा ड्राइवर और एक शख्स भाग गया, लेकिन जब लोग कार के पास आए तो ये देखकर चौंक गए, छोटी सी गाड़ी के अंदर 3 गायों को बुरी हालत में ठूंस कर रखा गया था। हादसे के शिकार इस कार के पास भीड़ लगी है। लोग हैरान रह गए कि कार के अंदर गाय को कैसे भरा जा सकता है। कार के अंदर 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 गायों को डाला गया था। मुंबई के पास ठाणे की भिवंडी इलाके में हादसा हुआ। इस काली गाय को कार की पीछे वाली सीट हटाकर रखा गया था। वहीं 2 गायों को पिछली सीट और डिक्की के बीच वाली जगह में ठूंसा गया था। 26 मार्च को सुबह 7 बजे इस कार का एक्सीडेंट हुआ। हादसे के दौरान कार में 2 लोग सवार थे, जो गाड़ी की टक्कर लगते ही फरार हो गए। बाद में कार के अंदर 3 गाय मिली। आशंका है कि इन्हें स्लॉटर हाउस ले जाया जा रहा था। पता चला कि इस गाड़ी को शेट्टी नाम के शख्स ने 2 महीने पहले बेचा था। पुलिस कार के नए खरीदारों की तलाश कर रही है। भिवंडी के कोगांव थाने में केस दर्ज किया गया है। इस मामले की शुरुआती जांच में यह पता तो चल गया कि गाड़ी के नंबर प्लेट फर्जी है। गाड़ी के मालिक का अभी तक पता नहीं चला है। हो सकता है गाड़ी चोरी की हो, गायें भी चोरी करके ले जाई जा रही थी। और जिस हालात में गायों को गाड़ी में ठूसा गया था, उससे साफ है कि गायों को बूचड़खाने ले जाया जा रहा था।
इस तरह के मामलों से कम्युनल टेंशन होती है, कई बार दंगे तक हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है इस तरह के धंधे को सख्ती से बंद किया जाए। यूपी में चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद आज यूपी पुलिस के रंग ढंग कुछ बदले नजर आए। अब यूपी पुलिस जनता से सीधा संवाद करेगी, बात करेगी, जनता के पास जाकर उनकी प्रॉब्लम सुनेगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस के बारे में लोगों का परसेप्शन चेंज करना जरूरी है। लोगों में पुलिस का खौफ न हो, लोग पुलिस से न डरें, अपनी परेशानी खुलकर बताएं। इसके लिए खुद पुलिस वालों को पब्लिक के बीच जाकर उनकी बात सुननी होगी। आज इसका असर दिखाई दिया। लखनऊ से लेकर ग्रेटर नोएडा तक और नोएडा में पुलिस वाले पैदल गश्त लगाते नजर आए। वो लोगों के बीच पहुंचे, थाने का नंबर दिया, खुद सीनियर अफसरों ने लोगों से अपने पर्सनल नंबर शेयर किए। लोगों को बताया कि कोई भी दिक्कत हो सीधा थाने फोन करें, जनता की बात सुनी जाएगी। इसमें हम लोग सभी जगह पे जितने भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पे हम लोग बाकायदा पैदल गश्त किया करेंगे। डेली का प्रोग्राम रहेगा और हम लोग बाकायदा आपको नंबर देंगे, 24 के नंबर आपके पास मिलेंगे और जो थाने का सभी मैक्सिमम लोगों को नंबर। वैसे अभी तो लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा कि वाकई में ये वही पुलिस है जो अब तक उन्होंने देखी थी। आज लोगों ने कहा कि लगता है हालात कुछ बदल रहे हैं। क्या इससे पहले एसएचओ का नंबर था या थाने का नंबर? नहीं था जी, थाने का नंबर नहीं था, इनका नंबर नहीं था, कोई पुलिस वाले नहीं आते थे। इससे पहले कभी भी कोई पुलिस वाले आए और आपको अपना नंबर दिया? नहीं जी, कोई नहीं आए। ये पहली बार आप देख रहे हैं? आज ये पहली बार आए हैं और इनके आने पर ऐसा महसूस हुआ है कि हाँ हमारे साथ पुलिस प्रशासन है। कल को हमारे साथ कोई वारदात होती है तो वो होने के चांस खत्म है। कितना बदलाव देख रहे हैं आप? बहुत कुछ अच्छा महसूस कर रहे हैं। पहले से अपने आप को बहुत सुरक्षित समझ रहे हैं। पहले जो टाइम गैर टाइम निकलने में जो दहशत महसूस होती थी वो सब अब नहीं है। पुलिस का भी काफ़ी सहयोग मिल रहा, पुलिस काफ़ी सक्रिय हुई है पहले के मुकाबले। जो पहले गुंडा राज था और गुंडे परेशान करते थे व्यापारियों को, अब जब से योगीनाथ आदित्य हमारे सीएम बने हैं तब से गुंडे यहाँ से पलायन कर चुके हैं। किसी प्रकार का कोई गुंडा राज नहीं है और इस समय व्यापारी सुरक्षित हैं। लखनऊ के हजरतगंज में शाम के समय एसएसपी मंजिल सैनी गश्त पर निकली। उनके साथ दर्जन भर पुलिस वाले भी थे। इस दौरान एसएसपी ने महिलाओं से बात की और उनकी परेशानियां पूछी। लखनऊ की सड़कों पर आज पुलिस गश्त पे निकली। इस समय हम यहाँ हजरतगंज में हैं और यहाँ देख सकते हैं कि लखनऊ के एसएसपी बाकी अपने सारे फोर्स के साथ गश्त लगा रही है। इस गश्त का मकसद क्या है? इस गश्त का दोहरा मकसद है। एक तो निर्देश भी प्राप्त हुए हैं कि अधिकारीगण भी बाहर निकलकर फुट पेट्रोलिंग करेंगे। इससे बेसिकली पुलिस की जो विजिबिलिटी है वो बढ़ रही है और ऐसे जो मार्केट एरियाज हैं जहां महिलाएं आती हैं तो महिलाओं की सेफ्टी के दृष्टिकोण से भी एक इसमें मैसेज आता है। जो हमारा एक एंटी रोमियो अभियान भी चल रहा है उसके एंगल से हम लोग संदिग्ध टाइप के जो लड़के हैं उनको हम लोग पूछताछ करते हैं। साथ साथ वहाँ की जो ट्रैफिक व्यवस्था है और जो एनक्रोचमेंट काफी हो गया है उसको भी हम लोग दुरुस्त इसमें कर रहे हैं। जैसे पैदल पुलिस चलेगी फोर्स, तो आपको लगता है कि जनता को ज्यादा भरोसा होगा पुलिस पे, वो ज्यादा नजदीक आएगी पुलिस की? हाँ, नहीं, निश्चित रूप से जब हम लोग खुद सड़कों पे चलेंगे, पैदल चलेंगे तो एक फोर्स की विजिबिलिटी बढ़ती है और एक कॉन्फिडेंस पब्लिक में भी आता है कि पुलिस जो हमारी सुरक्षा के लिए होती है वो हमारे बीच में हमारे साथ चल रही है। योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल सही बात कही है। पुलिस और जनता के बीच का डर, खौफ का रिलेशन है, इसे खत्म होना चाहिए। जिससे डर है उसके पास कोई शिकायत लेकर कैसे आएगा? लोग सोचते हैं कि पुलिस से दूर रहो, एक बार इनके चक्कर में फंसे तो मुश्किल पड़ जाएगी। अगर पुलिस वाकई में जनता के बीच जाए, उनसे संबंध स्थापित करे तो लोगों का डर भी दूर होगा और पुलिस की इमेज भी सुधरेगी। सिर्फ 20 सेकंड बाद आपको बताएंगे एयरलाइन स्टाफ को चप्पल से मारने वाले एमपी के सपोर्ट में कैसे पूरी शिवसेना खड़ी हो गई। आज शिवसेना के एमपी रवींद्र गायकवाड़ का मामला पार्लियामेंट में उठा। शिवसेना ने एयर इंडिया के सीनियर अफसर की चप्पलों से पिटाई करने वाले एमपी को सपोर्ट किया। एयरलाइंस की तरफ से रवींद्र गायकवाड़ पर जो बैन लगाया गया है उसे गलत बताया और बैन हटाने की मांग की। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी ने इस मामले में शिवसेना को सपोर्ट किया।
सिविल मिनिस्टर ने लोकसभा में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि एयरलाइंस की सुरक्षा सबसे जरूरी है, वहां हम एमपी और आम लोगों में फर्क नहीं कर सकते, नियम सबके लिए एक ही होंगे। रविंद्र गायकवाड़ के खिलाफ अब तक पार्टी की तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ है। संजय राउत ने तो ये कहा कि एयरलाइंस ने बिना जांच पूरी हुए गायकवाड़ को बैन करके दादागिरी दिखाई। सबसे पहले दिल्ली पुलिस की तरफ से रविंद्र गायकवाड़ जी के ऊपर जो एफआईआर दाखिल हुआ है, उसके बाद गायकवाड़ जी ने भी वो जो कर्मचारी था उनके खिलाफ एक एफआईआर, एक गुना दाखिल किया है। जांच होने दो, जांच में जो तथ्य आ जाएगा सामने उसके बाद हम देख लेंगे। लेकिन तथ्य सामने आने के पहले ही एयरलाइंस कंपनियों ने रवि गायकवाड़ जी के ऊपर जो बैन डाला है, मुझे लगता है ये दादागिरी है। शिवसेना शुरू से अपने एमपी का सपोर्ट कर रही है, अब तक कोई एक्शन नहीं लिया, उल्टे बचाव के लिए नए नए तर्क दिए जा रहे हैं। आज हद तो ये हुई कि उस्मानाबाद में शिव सैनिकों ने रविंद्र गायकवाड़ के समर्थन में बाइक रैली निकाली और पूरे इलाके की दुकानें बंद करवा दी। रविंद्र गायकवाड़ ने एयर इंडिया के अफसर को चप्पलों से पीटा, प्लेन से फेंकने की कोशिश की, फिर कैमरों के सामने सीना तान कर कहा, हाँ मैंने अफसर को 25 बार चप्पल से मारा, प्लेन से फेंक देता अगर स्टाफ ने उसे बचा लिया, मैं शिवसेना का एमपी हूं, बीजेपी का नहीं। ये सब सुनने के बाद कुछ कहने को नहीं बचता। नरेश अग्रवाल किस जांच की बात कर रहे हैं, शिवसेना किस जांच की बात कर रही है? एमपी होने का मतलब यह नहीं कि आप कानून से ऊपर हैं, आपको किसी के साथ मारपीट करने का हक है। रविंद्र गायकवाड़ के व्यवहार से जनप्रतिनिधियों का इंप्रेशन खराब हुआ है। इधर उधर की बयानबाजी करने से बेहतर है अगर गलती हो गई तो रविंद्र गायकवाड़ माफी मांगे और मामले को खत्म करें। आज यूपी से एक और खबर मिली। लखनऊ में एक बार फिर अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव का एक झगड़ा चर्चा में आया। यूपी इलेक्शन में करारी हार के बाद भी पिता पुत्र के बीच की दूरियां कम नहीं हुई हैं। ये चर्चा इससे शुरू हुई क्योंकि दोनों नेताओं ने पार्टी के एमएलए की अलग अलग मीटिंग बुलाई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सभी विधायकों को कल पार्टी ऑफिस में बुलाया। दूसरी तरफ मुलायम ने एमएलए की मीटिंग 29 मार्च को बुलाई है। बताया यह भी जा रहा है कि अखिलेश ने कल होने वाली मीटिंग से पहले राम गोविंद चौधरी को विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाने का फैसला भी ले लिया, जबकि इस पद के लिए शिवपाल यादव और आजम खान दोनों दावेदार थे। लखनऊ से रुचि कुमार हमारी संवाददाता हमारे साथ हैं। रुचि, दो सीनियर नेता आजम खान और शिवपाल के रहते हुए अखिलेश ने राम गोविंद चौधरी को बनाया, नेता विपक्ष बनाया, तो क्या लगता है कि मुलायम सिंह राजी हो जाएंगे इसके लिए? देखिए, मुलायम सिंह तो राम गोविंद चौधरी से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और मुलायम सिंह को ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव से जो उनके मतभेद शुरू हुए उसमें बहुत बड़ी वजह राम गोविंद चौधरी थी, क्योंकि राम गोविंद चौधरी मुलायम सिंह का कहना है कि बहुत ज़्यादा कानाफूसी करते थे, इधर की बात उधर पहुंचाते थे। तो मुलायम सिंह तो उनके नाम से बिल्कुल भी राज़ी नहीं होंगे और पार्टी में इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है। आज़म खान इससे नाराज़ हैं क्योंकि आज़म खान पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे हैं, 9 बार के एमएलए हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन रह चुके हैं और इस बार उनका दावा है कि करीब 1 दर्जन से ज़्यादा विधायक वो जिता के लाए हैं। उसके बाद उनको लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बनाया गया और राम गोविंद चौधरी जो उनसे सिर्फ 7 बार के एमएलए हैं, समाजवादी पार्टी में भी 2003 में आए, तो एक तरह से वो आज़म खान मानते हैं कि इस पद पर उनका दावा है। उधर शिवपाल यादव हैं, वो भी खासे नाराज़ हैं, वो चुप हैं लेकिन नाराज़ हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन रह चुके हैं 2012 के पहले, तो उनको बनाना चाहिए था। लेकिन अखिलेश का उनसे जिस तरह से 36 का आंकड़ा है वो शिवपाल यादव को बना नहीं सकते। तो मुलायम सिंह तो इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं होंगे और पार्टी में भी इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी आने वाले दिनों में ज़रूर दिखाई देगी। रजत जी, ये रुचि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी बात बिल्कुल सही है जो रुचि ने कहा कि मुलायम सिंह को अच्छा नहीं लगेगा, उनके विरोधी को बना दिया। असल में अखिलेश यादव को इस बात का एहसास होना चाहिए कि चुनाव में बुरी हार के लिए पिता पुत्र की तकरार भी जिम्मेदार है। अब वक्त ऐसा है कि पूरी पार्टी को इकट्ठा करके सारे नेताओं को साथ लेकर के चलेंगे, तभी आगे बढ़ने में आसानी होगी। अब अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं। केजरीवाल ने दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन से पहले वादा किया अगर नगर निगम में वो जीते तो दिल्ली वालों का हाउस टैक्स खत्म कर देंगे। लेकिन बीजेपी का कहना है कि ये केजरीवाल का नया झूठ है, नया फरेब है। असल में हाउस टैक्स खत्म करने का फैसला पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर नहीं हो सकता। केजरीवाल वोटों के लालच में झूठ बोल रहे हैं, जनता को मूर्ख बना रहे हैं। हकीकत यह है कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के वादे पर एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हुई।
दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने बताया कि पिछले साल केजरीवाल ने नगर निगम को चिट्ठी लिखकर हाउस टैक्स बढ़ाने की मांग की थी। अब वो कह रहे हैं कि हाउस टैक्स को खत्म कर देंगे। ये अरविंद केजरीवाल का चेहरा जो है झूठ और प्रपंच जाल का है और ये उन्होंने एक बार फिर से सिद्ध किया है। इस समय अरविंद केजरीवाल बहुत फ्रस्ट्रेशन में है। एक तो उनको दिख गई कि रामलीला मैदान में बूथ से निकल करके 1.25 लाख लोग आ गए। दूसरे उनको पंजाब में उनकी हवा निकल गई, उनकी गोवा में जमानत जब्त हो गई और जो उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, मणिपुर में, पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो गरीबों का समर्थन मिला है, महिलाओं का, युवाओं का जो समर्थन मिला है, उससे घबरा करके वो सिर्फ झूठ का और पुलिंदा बांध रहे हैं। इन्होंने ये तो खुद ही हाउस टैक्स बढ़ाने के लिए चिट्ठियां लिखता रहा है। असल में पिछले 3 साल में बार बार ये साबित हुआ कि अरविंद केजरीवाल वोटों के लिए कोई भी झूठ बोल सकते हैं, झूठे इल्ज़ाम लगा सकते हैं, झूठे वादे कर सकते हैं, दिन में सपने दिखा सकते हैं। नगर निगम इलेक्शन आया तो अब हाउस टैक्स माफ़ करने की बात कह दी, जबकि न तो उन्हें इसका हक है और पिछले साल तक वो खुद हाउस टैक्स बढ़ाने की मांग करते रहे हैं। असल में केजरीवाल जनता को मूर्ख समझते हैं, सोचते हैं कि सपने दिखा दो वोट मिल जाएंगे, लेकिन जनता ऐसे लोगों को दिन में तारे दिखाना जानती है। गोवा में क्या हुआ, पंजाब में क्या हुआ, ये सब जानते हैं, लेकिन लगता है कि केजरीवाल ने कोई सबक नहीं सीखा। वैसे केजरीवाल से उनकी पार्टी के एमएलए भी परेशान हैं, एक एक करके सामने आ रहे हैं। आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी के एक एमएलए ने पार्टी छोड़ दी, असेंबली की मेंबर छोड़ दी और बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए विधायक वेद प्रकाश ने कहा कि केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन दिल्ली में हर जगह रिश्वत चलती है। बवाना से एमएलए वेद प्रकाश ने इल्जाम लगाया कि केजरीवाल लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन पार्टी में एमएलए को बोलने की छूट नहीं है। केजरीवाल का एक ही काम है, किसी तरह प्रधानमंत्री मोदी और लेफ्टिनेंट गवर्नर को बदनाम किया जाए। मैं अपनी सच्चाई, चाहे मैं कहीं भी हूं, मेरी सच्चाई को कोई दफन नहीं कर सकता। मैं केवल एक पब्लिक का नौकर हूं। पब्लिक के लिए आज विधानसभा से एमएलए का पद छोड़ रहा हूं। जनता को ठगा गया है। मैं अपने क्षेत्र में क्या बताऊं कि क्या करूं। मैं बहुत बड़ी उम्मीद से मेरे को एमएलए बना गया। सामने कभी ये बात रखी आपने? बहुत बार, सैकड़ों बार। वैसे जनता केजरीवाल की असलियत जान चुकी है। जो लोग आंदोलन से प्रभावित होकर केजरीवाल के साथ गए थे, नई तरह की राजनीति करने आए थे, बदलाव करने आए थे, आज वो केजरीवाल की हकीकत बता रहे हैं। सत्ता पक्ष का कोई एमएलए असेंबली की मेंबरशिप छोड़ दे, और वो भी जब विधानसभा का 3 साल का कार्यकाल बचा हो, ये बड़ी बात है। अब बात गले तक आ गई है, शायद लगता है तभी एमएलए ने फैसला लिया होगा। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के 1 जुलाई से लागू होने की उम्मीद आज बढ़ गई। आज फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने जीएसटी से जुड़े 4 बिल लोकसभा में पेश किए। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एक ऐसी महिला की कहानी जिसने 1400 अनाथ बच्चों को अपनाया, उन्हें मां का प्यार दिया। अब वक्त है आज की अच्छी खबर का, पॉजिटिव रिपोर्ट का। आज मैं आपको महाराष्ट्र की उस महिला के बारे में बताऊंगा जो करीब 1500 बच्चों की मां है। ये मां हर उस बच्चे को अपनी ममता, अपना आंचल देती है जिसके सिर से माता पिता का साया उठ गया हो या फिर माँ बाप ने बोझ समझकर बेसहारा छोड़ दिया हो। ये सिंधु ताई है। सिंधु ताई ने भीख मांगकर अनाथ बच्चों का पेट भरा, अपने बच्चों की तरह पाला। पुणे से हमारे संवाददाता अजय कांबले, उनका कहना है कि सिंधु ताई की संस्था ने अब तक करीब 1500 लावारिस बच्चों को नई जिंदगी दी है। जिसका कोई नहीं उसकी मैं माँ बनी, जिसका कोई नहीं उसको मैंने अपने पल्लों में लिया, उसको पिलाया खिलाया। बच्चों के साथ खाना खाती बूढ़ी माँ, उम्र 68 साल, नाम है सिंधु ताई। पूरी जिंदगी ऐसे बच्चों की परवरिश में झोंक दी जिनका अपना कोई नहीं था। पिछले 5 दशकों में सिंधु ताई का परिवार बढ़ता ही गया और आज 1400 बच्चे सिंधु ताई को मां कहकर पुकारते हैं। पुणे में सन्मति बाल निकेतन नाम की संस्था चलाती है सिंधु ताई। कहने को अनाथालय है, लेकिन इन बच्चों के लिए उनका घर परिवार और पूरी दुनिया यही है। हमको ने क्या हमारे घर जैसे पालती है, हमको बहुत अच्छी लगती है, हमको अच्छा प्यार दिया हमारे माँ ने। सिंधु ताई सबका जैसी हमारे को माँ मिले, हमारा बहुत भाग्य है। सिंधु ताई की जिंदगी आसान नहीं रही, मुश्किलों भरी थी।
जब सिर्फ 20 साल की थी तो इनके पति ने इन्हें घर से निकाल दिया था। उस वक्त तो प्रेग्नेंट थी। जिस रात इन्हें घर से निकाला गया उसी रात सिंधुताई एक बेटी की मां बनी। घर से निकलकर मायके पहुंची तो वहां भी मां ने स्वीकार नहीं किया। तब ऐसा वक्त आया कि अपने नवजात बच्चे की परवरिश के लिए सिंधुताई को स्टेशन पर भीख मांगकर गुजारा करना पड़ा। तब सिंधुताई ने कई अनाथ और बेसहारा बच्चों के हालात बेहद करीब से महसूस किए। उसी वक्त उन्होंने तय कर लिया कि अब उनकी जिंदगी ऐसे ही बेसहारा बच्चों के लिए होगी। घर वाले ने छोड़ दिया, मैका ने हकल दिया, तब मैं अनाथ थी, बेवारिस। और बेवारिस होने के बाद मैंने ये सब कर सकी। मैं सुखी होती, घर में होती, सब अच्छा होता तो मैं नहीं करती रे। सिंधुताई ने अनाथ बच्चों को आश्रय देने के लिए सन्मति बाल निकेतन की बुनियाद रखी। दिन रात मेहनत कर पैसे इकट्ठा किए। धीरे धीरे लोगों ने जब उनकी नेक कोशिश के बारे में जाना तो मदद मिलनी शुरू हुई। सिंधुताई खुद चौथी पास है, लेकिन उन्होंने अपने आश्रम में जिन अनाथ बच्चों की परवरिश की वो आज डॉक्टर इंजीनियर बन चुके हैं। मेरी बच्चे अभी BAMS MBBS है। मैं तो हाफ टाइम चौथी पास हूँ, पूरी चौथी भी नहीं, मैं हाफ टाइम। मेरे बच्चे MPhil PhD कर रहे हैं। एक मेरा बच्चा अभी प्रोफेसर है, वो तो मेरे ऊपर PhD कर रहा है पुणे यूनिवर्सिटी में। सिंधुताई सबकाल आज 1400 बच्चों की मां है। 2 आश्रम चलते हैं। अब इनकी अपनी बेटी और इनके अनाथालय से निकले बच्चे जिन्होंने कुछ मुकाम हासिल किया है वो भी अनाथ बच्चों के लिए अलग सेंटर चलाते हैं। महाराष्ट्र में लोग सिंधुताई को जानते हैं। राज्य सरकार सम्मानित कर चुकी है। दुनिया के कई संस्थाओं ने उनकी सराहना की है। लेकिन सिंधुताई आज भी यही कहते हैं कि हर माँ ऐसा कर सकती है। अपने बच्चों तो सब पाल लेते हैं, किसी बेसहारा बच्चे की जिंदगी बनाने से बेहतर कोई पुण्य नहीं हो सकता। एक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसे आज हमारे बॉलर्स ने धर्मशाला के टेस्ट में जीत का रास्ता तैयार किया। क्रिकेट के मैदान से अच्छी खबर मिली। धर्मशाला टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया अब जीत के कगार पर है। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया 19 रन बना चुकी है। क्रीज पर KL राहुल 13 और मुरली विजय 6 रन बनाकर मौजूद हैं। अब भारत को सीरीज जीतने के लिए 87 रन की दरकार है। जडेजा ने 94 गेंद में 63 रन की पारी खेली। उन्होंने इस दौरान 4 छक्के और 4 चौके लगाए। जडेजा ने 7वें विकेट के लिए रिद्धिमान शाह के साथ 96 रन जोड़े। आज की बात में इतना ही। अब आप देखिए बिना ब्रेक के 20 बड़ी खबरें नॉन स्टॉप सुपरफास्ट में इस ब्रेक के बाद।